तो चलिए आज जानते हैं कि G7 सम्मेलन क्या है और यह चर्चा में क्यों है। नंबर 2, G7 सम्मेलन का इतिहास कितना पुराना है। नंबर 3, G7 सम्मेलन का उद्देश्य क्या होता है। नंबर 4, सदस्यता न होने पर भी भारत को बार बार क्यों बुलाया जाता है। नंबर 5, भारत G7 गुट से बाहर क्यों है। नंबर 6, चीन जैसे शक्तिशाली देश G7 गुट से बाहर क्यों है। नंबर 7, G7 गुट के नेता गाजा और यूक्रेन पर क्या कर सकते हैं। और नंबर 8, क्या G7 गुट के देशों के पास कोई ताकत होती है। तो पहले जानते हैं कि G7 सम्मेलन क्या है और यह चर्चा में क्यों है। दरअसल इटली में G7 की 50वीं बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई देशों के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति भी पहुंचे हैं। आर्थिक व सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण यह समूह वैश्विक स्तर पर अपनी विशेष पहचान बनाए हुए हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके निर्णयों का भी अहम प्रभाव पड़ता है। इस मंच का आयोजन आर्थिक मंच के रूप में किया गया था। हालांकि वर्तमान में इसके मुद्दों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सुरक्षा जैसी चुनौतियों को भी शामिल किया गया है। यह समूह विश्व की करीब 45% सकल घरेलू उत्पाद या GDP को भी कवर करता है। वहीं आबादी के लिहाज से यह दुनिया की करीब 10% आबादी को कवर करता है। तो अब जानते हैं कि G7 सम्मेलन का इतिहास कितना पुराना है। दरअसल G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। यह एक अंतर सहकारी संगठन है जिसे वर्ष 1975 में उस समय की शीर्ष अर्थव्यवस्था द्वारा वैश्विक मोर्चों या मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में गठित किया गया था। इसके अलावा कनाडा वर्ष 1976 और यूरोपीय संघ वर्ष 1977 से समूह में भाग ले रहे हैं। वर्ष 1998 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G7 को G8 के रूप में जाना जाता था। रूस को वर्ष 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद सदस्यता से निष्कासित कर दिए जाने के पश्चात समूह को फिर से G7 कहा जाने लगा। इसके अलावा G7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वार्षिक शिखर सम्मेलन में मिलते हैं, जिसकी अध्यक्षता सदस्य देशों के नेताओं द्वारा एक घोषण आधार यानी कि रोटेशनल बेसिस पर की जाती है। तो चलिए इसके बाद हम जानते हैं कि G7 सम्मेलन का उद्देश्य क्या होता है। जैसे नंबर G7 की शुरुआत अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा 1970 के दशक के अंत में वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने के लिए की गई थी। नंबर 2, G7 अपने गठन के बाद से ही दशकों को प्रभावित करने वाले वित्तीय संकट और विशिष्ट चुनौतियों से निपटने हेतु समाधान जैसे मुद्दों पर चर्चा करता है। इसके साथ ही यह विघटन के बाद के सोवियत राष्ट्रों के आर्थिक बदलाव, आतंकवाद, हथियारों पर नियंत्रण और ड्रग्स तस्करी जैसे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करता है। नंबर 3, G7 का कोई अनौपचारिक संविधान या एक निर्धारित मुख्यालय नहीं है। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान देशों द्वारा लिए गए निर्णय गैर बाध्यकारी होते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि सदस्य न होने पर भी भारत को बार बार क्यों बुलाया जाता है। दरअसल G7 भले ही दुनिया की सबसे उन्नत अर्थव्यवस्था का गुट माना जाता रहा है, लेकिन यह पुराने समय की बात है। फिलहाल भारत की GDP $2.5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा के साथ 3 से G7 देशों जैसे कि कनाडा, फ्रांस और इटली की संयुक्त GDP से भी ज़्यादा है। पश्चिम में जहां आर्थिक ग्रोथ की संभावना ठहर चुकी है, वहीं भारत में यह लगातार ऊपर जा रही है। यही वजह है कि G7 देश इसे अपने से जोड़े रखना चाहते हैं। G7 ने भारत के अलावा ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, मिस्र, केनिया, मोरिटानिया, ट्यूनीशिया और संयुक्त राष्ट्रों को भी आमंत्रित किया है। यूरोपीय संघ G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन वह वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेता है। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि भारत G सम्मेलन गुट से बाहर क्यों है। इसकी कई वजह, जैसे कि नंबर 1, कोल्ड वॉर के दौरान भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य था, जो सुपर पावर की आपसी लड़ाई से दूर रहने की बात करता था। यह कारण अब भी है। इस गुट से जुड़ने का मतलब होगा रूस या दूसरे ऐसे देशों से विचारधारा की दूरी का आ जाना, लेकिन भारत वर्तमान में ऐसा नहीं चाहता है। नंबर 2, इंडो पैसिफिक इलाके में हमारे संबंध G7 सदस्य देशों से काफ़ी अलग है। ऐसे में एक संगठन का हिस्सा बनना पुराने और अच्छे रिश्तों में दरार डाल सकता है। नंबर 3, भारत की प्रति व्यक्ति आय भी 7 देशों के क्लब से कहीं कम है। इकोनॉमी बूम के बाद भी कहीं न कहीं आय की यह असमानता आड़ आ जाती है। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं कि चीन जैसे शक्तिशाली देश G7 गुट से बाहर क्यों है। दरअसल एक बड़ी इकोनॉमी और दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद चीन कभी भी इस गुट का हिस्सा नहीं रहा है। चीन में प्रति व्यक्ति आय इन 7 देशों की तुलना में बहुत कम है, इसलिए चीन को एक एडवांस इकोनॉमी नहीं माना जाता है। लेकिन चीन और अन्य विकासशील देश G20 समूह में हैं।
अब हम आपको बताते हैं कि G7 गुट के नेता गाजा और यूक्रेन पर क्या कर सकते हैं। दरअसल G7 देशों ने पहले ही रूस की अर्थव्यवस्था पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। इन देशों ने रूस को इंटरनेशनल कॉमन और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। G7 और यूरोपीय संघ के रूस के 325 अरब डॉलर की परिसंपत्तियां फ्रीज कर दी हैं। यह सारा धन इन 7 देशों में जमा था। इनमें रूस के सेंट्रल बैंक द्वारा जमा कराए गए फॉरेन रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भी शामिल है। अब G7 देश एक योजना पर काम कर रहा है जिसके तहत इस भारी भरकम रकम से मिलने वाले ब्याज को यूक्रेन को बतौर ऋण के द्वारा दिया जाएगा। ब्याज की यह रकम अब तक करीब 50 अरब डॉलर हो चुकी है। इसके बाद आखिरी में बताते हैं कि क्या G7 गुट के देशों के पास कोई ताकत होती है। दरअसल G7 देशों का समूह कोई कानून नहीं बना सकता, लेकिन अतीत में इस ग्रुप के कुछ फैसलों का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा गया है। उदाहरण के लिए G7 देशों ने साल 2002 में मलेशिया और एड्स के खिलाफ लड़ाई में एक ग्लोबल फंड को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साल 2021 में जब ब्रिटेन में G7 देशों के शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला था, तो उससे पहले G7 के वित्त मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक टैक्स देना चाहिए। G7 देश विकासशील देशों को वित्तीय मदद पहुंचाते रहे हैं और इस संगठन ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की दिशा में भी कदम उठाए हैं।